स्टॉक प्रॉफिट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमने इस वीडियो के पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लें। वो वीडियो जिसमें हमने आज बात की है सीमेंट इंडस्ट्री की, जिसके 5 स्टॉक हमने आज स्टडी किए हैं। साथ में हमने बात की है टायर इंडस्ट्री के, जहाँ पे भी हमने 5 स्टॉक की वहाँ रिव्यू किया है। सभी के लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हर चीज़ को डिस्कस किया है डिटेल में। आप जाके ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। तो आज हम सुबह एक गिरावट में खुले और हमने दिन में एक रिकवरी भी शो की है। अब हम गिरावट में क्यों ओपन हुए, इसके पीछे का रीजन यदि आपको नहीं है पता तो वो क्लियर कर दें कि यूएसए में कुछ डेटा आउट हुए थे, जिसमें उस डेटा के हिसाब से वहाँ मंदी आने का डर एक निवेशकों के मन में आया, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में वहाँ की गिरावट हुई। एक सबसे बड़ा कारण वहाँ था। दूसरा कारण ये था कि जो जापान के जो बैंक है, बैंक ऑफ जापान, उसके जो प्रमुख हैं, उन्होंने जापान में रेट को बढ़ाने के लिए एक कमेंट किया हुआ था, कमेंट्री दी हुई थी। उस कमेंट्री की वजह से भी एक निवेशकों के मन में डर आया। जहां पे हम यूएसए में रेट कट की बात कर रहे हैं, जहां पे इच्छा हमने लगा रखी है कि वहां रेट कट होंगे, वहीं दूसरी ओर जापान में रेट बढ़ाने की बात हो रही है। तो इस कंफ्यूजन में मार्केट है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए, जिस कारण कल हमने यूएसए में गिरावट देखी और साथ में एशिया के मार्केट में भी हमने एक गिरावट देखी सुबह से। उसी कारण हम लगभग नीचे काफ़ी खुले, 160 पॉइंट के नीचे ओपन हुए। लेकिन हमारी यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो आपने देखी मार्केट में पूरे दिन कि नीचे से हमने ऊपर की तरफ ही कोशिश की है जाने की। आज हमारा 25,198 पे हमारा निफ्टी 50 क्लोज हुआ है और निफ्टी बैंक में भी कमोबस वही चीज़ देखने को मिली है कि एक रेंज बाउंड में निफ्टी बैंक ने भी ट्रेड किया है। लेकिन दोनों आज डे हाइक पे क्लोज हुए हैं, जो कि एक स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। और कल हो सकता है कि हमारा मार्केट गैप अप खुले, फिर वही एक चीज़ दिखाई देगी कि हम गैप अप खुलने के बाद फिर नीचे की तरफ वही एक रेंज में पूरे दिन बाजार में व्यतीत करेंगे। इस समय जो मार्केट है वो एक ग्राइंडिंग का मार्केट है। हम बार बार वो शब्द यूज कर रहे हैं कि वो ग्राइंडिंग का मार्केट है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक्यूमुलेशन करना है। यहाँ पे आप जो अभी तक मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट आप राइज कर रहे थे, बड़े प्रॉफिट में आप अपने इक्विटी को बुक कर पा रहे थे, वो चीज़ अब देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ 20 से 30% एक ट्रेड में बन रहा था, वहाँ इस समय 5 से 10% ट्रेड में निकालना बड़ा टेढ़ी खीर होती जा रही है। तो आप जिस प्रकार का मार्केट है उसके अगेंस्ट मत जाएं। जो मार्केट आपको कह रहा है उसी के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पे मार्केट में आप सरवाइव कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ गिफ्ट निफ्टी की। सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट लगभग प्लस में ट्रेड कर रहा है। यानी कल हमें गैप अप खुलने के बाकी अभी पूरी रात बाकी है। पूरी रात में क्या घटना होती है वो एक सुबह देखने वाली चीज़ होती है। बाकी अभी जो सेंटीमेंट है वो एक पॉजिटिव है और हम कल गैप अप खुलने की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो डेटा है वो FIDI की बाइंग है। दोनों की बाइंग कंटिन्यू जारी है। लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की आज दोनों ने मिलकर बाइंग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाइंग हुई है, यानी हम टॉप पे हैं तब भी वहाँ पे FI बाइंग कर रहा है, DI बाइंग कर रहा है, और जब हम यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है तब वहाँ भी बाइंग दिखाई दे रही है। तो हमारा मार्केट बिल्कुल स्टेबल है, स्ट्रेंथ है। यदि किसी ग्लोबल कारण के कारण हमारे मार्केट में कोई गिरावट आती है तो वो एक शॉर्ट टर्म की गिरावट होगी। हम रिकवरी भी उनसे पहले जरूर करेंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। आज देखते हैं आज जो प्रमुख गेनर स्टॉक रहे हैं उसमें CCL, पीरामल फार्मा, जुबलेंट और मैजडॉग BML। जैसा कि हमारे जो हमसे नज़दीक से थोड़ा सा जुड़े हुए साथी हैं
रिटेलर भाई हैं, वो हमारे एक ग्रुप है जिस व्हाट्सएप ग्रुप में वो हमसे जुड़े हुए हैं। रात में हमने 11 बजे ही ये न्यूज उनको दे दी थी कि कल डिफेंस सेक्टर में आपको एक बड़ी तेजी दिखाई देगी, और लगभग वही चीज आज दिन में देखने को मिली है। डिफेंस में पूरा एक आज तेजी देखने को मिला, जिसका पीछे का कारण भी आप लोगों को जानकारी होगी कि 1.45 लाख करोड़ सरकार द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी मिली है डिफेंस सेक्टर में, जिसमें काफ़ी स्टॉक हैं जिनको फायदा होता दिख रहा है। उसमें मैचडॉग, BML, HAL, पारस डिफेंस, यानी बहुत बड़ा गुच्छा है डिफेंस सेक्टर का, जहां पे हमें आज तेजी दिखाई दी। तो यहाँ पे हम आज आगे BML के चार्ट को भी देखेंगे, और क्योंकि वहां पे थोड़ी सी एक अलग लेवल की स्थिति बन रही है। TCL का चार्ट भी हम आगे डिस्कस करेंगे। TCL में भी एक बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा आज की जो न्यूज हैं उनको कवर कर लेते हैं। राइट्स ने MOU साइन किया है NBBC के साथ। NBCC एक सरकारी कंपनी है, इसके साथ इन्होंने साइन किया है एंड ईपे के प्रोजेक्ट के लिए। तो कल राइट्स और ये NBCC दोनों के लिए अच्छी खबर है। साथ में बात करें कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो इनका घोषणा हुई है इनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, कि हम 13 सितंबर को स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो वहां पे एक घोषणा, ये रिकॉर्ड डेट 13 सितंबर है। तो वहां पे आप कल आप नजरें बना के रख सकते हैं। चार्ट भी अच्छा है, वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। संवर्धन मदरसन का भी QIP का प्लान है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, तो हम इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। साथ में VR लॉजिस्टिक, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इनको बाय की रेटिंग मिली हुई है, वो आप देख सकते हैं। एक्जिकॉम में आज एक गिरावट देखने को मिली है। इसमें राकेश झुनझुनवाला की जो कंपनी है, उन्होंने अपना स्टेक इसमें सेल किया है। वो क्यों किया है वो उनकी चीज़ है। साथ में हम बात करते हैं मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड की। साथियों, आपने यदि कल रात का जो हमारा मार्केट अपडेट के नाम से वीडियो अपलोड हुआ था, यदि वो नहीं देखा, और उसके पहले एक 5 स्टॉक को लेकर हमने चर्चा की थी, वो नहीं देखा, तो आप वहाँ जरूर देख लें। मिंडा कॉरपोरेशन की कल हमने चार्ट को डिटेल से एनालिसिस किया था, और वहाँ एक हमने लेवल भी आपको बताए थे कि बाइंग के ये लेवल निकल के आ रहे हैं। हमने चार्ट को पहले भांप लिया कि उसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, और आज उसकी एक न्यूज भी आपके सामने है कि मिंडा कॉरपोरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है चाइना की EV स्कूटर बनाने वाली कंपनी के साथ, जिनके लिए ये अपने पार्ट्स बना के देगी। तो ये मिंडा कॉरपोरेशन के लिए अच्छी खबर है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की, उनके सबसे पहले हम निफ्टी 50 में चलते हैं। निफ्टी 50 में चलने से पहले एक चीज और आपके साथ डिस्कस करने चाहते हैं। एक IPO आ रहा है, नमो ई वेस्ट के नाम से IPO है। ये 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में इनकी बिडिंग डेट है। ये 12 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इस IPO को आज लाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसकी जो वर्क है, इसका जो काम है, वो बहुत अच्छा काम है। आप ऐसे तुलना कर सकते हैं कि आपने ग्रेविटा का नाम सुना होगा, आपने पॉन्डी ऑक्साइड का नाम सुना होगा। उसमें क्या कारण है तेजी के कि लगातार तेजी बनी हुई है। ये ऐसे दोनों स्टॉक हैं जो कि रिसाइकिल का काम करते हैं, और रिसाइकिल इस समय बहुत एक डिमांड वाली स्टॉक कंपनी हो गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप हो या अन्य प्रकार का स्क्रैप हो, बैटरी का स्क्रैप हो, इतनी भारी मात्रा में यूज हो रहा है कि उनका जो आफ्टर यूज स्क्रैप निकलता है, उसको रिसाइकिल करने के लिए उनकी कंपनी के पास बहुत बड़ी मात्रा में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसको वो रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इसका IPO जरूर अप्लाई कर सकते हैं। हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी कर लें। हम केवल अपने ये जो डेटा हमें दिखाई दिया है, वो डेटा को आपके बीच शेयर कर रहे हैं।
आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर से वही अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें, कमेंट करें आप किस प्रकार की वीडियो हमसे चाहते हैं या किस स्टॉक किस कंपनी के बारे में आप हमारा रिव्यू चाहते हैं, आप कमेंट करें, हम उसमें बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं नमो ईवेस्ट की। तो ये रिसाइकिल का काम करती है। जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जो यूज के बाद बेकार हो जाते हैं उनको रिसाइकिल करती है ये कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा वर्क है इसका। फाइनेंशियल भी हमने चेक किया है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। इनका नेट प्रॉफिट 22 में 18 करोड़ था, फिर 24 करोड़ हुआ और 2024 में 68 करोड़ से ऊपर का है। तो यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रही है और इनके जो मेन है वो काम से बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी डिमांड इस समय फ्यूचर में दिखाई दे रही है। तो आप इसको अप्लाई करने के लिए स्टडी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और यहां बात करते हैं हम सबसे पहले सीसीएल प्रोडक्ट की। आज सीसीएल प्रोडक्ट में बहुत बड़ी एक तेजी देखी गई है। ये कॉफ़ी बनाने का काम करती है सीसीएल प्रोडक्ट और हमने अभी एक दिन बताया था कि आप बेवरेज की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें ध्यान रखें। यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। आप इसको आगे देख सकते हैं, अपसाइड इसकी कंटिन्यू दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मिंडा कॉर्पोरेशन की। बस जल्दी से इसका चार्ट आपके सामने ओपन करते हैं क्योंकि कल हमने इसको डिस्कस किया था डिटेल से। आपको डिटेल देखना है तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक बाइंग जोन है और जो भी लेवल है वो आप वीडियो जाके देख लीजिए कल का। आगे बढ़ते हैं और इसमें चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है ये इरेडा का। इरेडा भी इसमें न्यूज है कि ये 4500 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, उसका शायद इन्हें अप्रूवल मिल चुका है। तो ये इसका ब्रेकआउट जोन होगा 247 रुपये। जो सपोर्ट लेवल है वो ये है 228 रुपये, ये इसका सपोर्ट लेवल है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो सबसे अच्छा स्टॉक है वो है आपके लिए सोना। सोना कॉम्स का, वास्तव में सोना नाम है उसका, वास्तव में सोना है। इसको हमने 500 रुपये कवर करना स्टार्ट किया था और यहाँ हमने इसकी जो कटोरा पैटर्न है, राउंडिंग पैटर्न की जो बात है, जब ये 600 के आसपास था तभी हमने इसका एनालिसिस किया था अपने जो हमारे फॉलोवर पुराने फॉलोवर हैं उनके बीच में कि इसमें कटोरा पैटर्न जरूर बनेगा और वो लगभग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनका भी QIP आ रहा है 2000 करोड़ रुपए का। 699 इन्होंने जो उसकी फ्लोर प्राइस तय की है जिसमें 5% का डिस्काउंट होगा। तो ये अब से यार 699 से नीचे तो लगभग जाता दिखाई नहीं दे रहा है और ये यदि अपना पैटर्न पूरा करता है तो 840 रुपये तो इसका पहला लेवल निकल रहा है और उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा तो वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा क्योंकि ये ब्रेकआउट 2021 का है और 2024 में 3 साल के बाद लगभग ये ब्रेकआउट होगा। तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। सोना कॉम्स यदि आपको नहीं है जानकारी तो ये टेस्ला के लिए पार्ट्स सप्लाई करती है और यदि USA में जो स्थिति चल रही है उस हिसाब से ट्रम्प और टेस्ला एलन मस्क का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, यदि वो सक्सेस हुआ तो उसका सीधा फायदा सोना BLW को हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है सुजलोन एनर्जी। इसका हमने इसलिए चार्ट आपके बीच में लाए हैं कि इसमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है वो बस फास्ट वे में कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके चार्ट में एक वीकनेस आ रही है, साथ में इनकी तरफ से एक न्यूज है कि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर को बेच दिया है। अब हेडक्वार्टर को क्यों बेचा है, वो कहाँ इस पैसे को यूज करने वाले हैं,
वो देखने वाली बात होगी। कल मार्केट का क्या रिएक्शन हो सकता है सुजलोन के लिए, क्योंकि ये आफ्टर क्लोजिंग मार्केट आई है ये न्यूज, तो कल इसकी देखते हैं क्या रिएक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट है और इसको हम 2200 से लगातार कवर करते आ रहे हैं और 2200 से आज ये 2800-600 रुपये ऑलरेडी ये आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ ब्रेकआउट के स्थिति में खड़ा है, तो आप इस पर भी अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। लगभग बात देख लेते हैं चार्ट में ये कब का ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट होगा, ये भी 2021 का ब्रेकआउट है, तो 3 साल के बाद ये भी ब्रेकआउट की स्थिति में है। एशियन पेंट की बात कर लेते हैं। एशियन पेंट्स में भी आज एक तेजी देखने को मिली और इसमें जो तेजी है वो कंटिन्यू हो सकती है। उसका रीजन ये है कि क्रूड ऑयल का सस्ता होना। क्रूड ऑयल यदि सस्ता हो रहा है तो इसका सीधा इफेक्ट हमारी भारत की इंडस्ट्री में पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो टायर सेक्टर और पेंट सेक्टर में पड़ता है। इसलिए टायर और पेंट्स ये आपके बिल्कुल वॉच लिस्ट में होने चाहिए और इस पे आपकी नज़र बारीकी से बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉक है आजाद इंजीनियर। इसमें आज जो न्यूज है वो एक ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने इसमें 2450 रुपये का टारगेट दिया है, इसलिए इसमें चार्ट में क्या है वो इसलिए हमने इसको कवर किया है। बाकी इसकी पर्सनली ऐसी कोई न्यूज हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो इसका जो लेवल है वो 1650 का है। यदि ये 1650 को क्रॉस करता है तो निश्चित रूप से ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल देगा और एक जो बाउंस है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसके लेवल पे ध्यान रख सकते हैं 1650। अब बात कर लेते हैं BEML की। सरकार ने एक बहुत बड़ा फंड राइज किया है 1,45,760 करोड़ का, 44,760 करोड़ का, लगभग 1.45 लाख करोड़ ये फंड रिलीज किया है डिफेंस के लिए। तो ये डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और डिफेंस में अब यहाँ से हमको ये लगता है कि जो गिरावट थी वो लगभग खत्म होने जा रही है और यहाँ से कंटिन्यू इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। BEML बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे आ गया है। जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल है वो 4110 रुपये का है। यदि ये ब्रेक होता है तो ये अप ट्रेंड में वापस चला जाएगा और वहाँ से एक ये बुलिश साइड जरूर कवर करेगा। तो ये थी आज की न्यूज। अंत में आज आपको एक बहुत बड़ी न्यूज देने जा रहे हैं और मार्केट में कल वो हो सकता है एक बहुत बड़ा एक कारण बन के आए जो इंडेक्स में आप भारी तेजी देख पाएंगे। न्यूज है रिलायंस ने 10 गीगावाट हावर्स ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर PLI स्कीम के तहत ये बिड जीती है। इस बिड के तहत रिलायंस को 3620 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। यानी PLI स्कीम की तरह जो पैसा मिलेगा रिलायंस को वो 3620 करोड़ रुपए मिलने जा रहा है। इसमें और भी कंपनियां रेस में थीं और जो पूरा इनका बजट था सरकार का वो 18,000 करोड़ का है कि हम बैटरी सेक्टर में 18,000 करोड़ रुपए PLI स्कीम की तहत कंपनियों को देंगे, जिसमें से अभी केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बिड के रूप में रिलायंस को मिला है जो 3620 करोड़ रुपए का है। इसमें एक्साइड इंडस्ट्री का भी नाम आ रहा था, वो लगभग बिड जीतने के उसमें दिखाई दे रही थी पोजीशन में, लेकिन अंत में उसे रिजेक्ट किया गया। उसके पीछे का जो कारण बताया गया है वो ये है कि इन्होंने हुंडई के साथ कोई करार किया है जो कि उसके नियम में आड़े आ रहा है। तो एक्साइड के लिए ये हो सकता है एक नेगेटिव न्यूज का काम करे। अब हम देखते हैं कल मार्केट में उस पर क्या रिएक्शन आता है, मार्केट का क्या रिएक्शन होता है एक्साइड के ऊपर। तो ये कुछ न्यूज थी आपके लिए। साथ में एक न्यूज है और बड़ी न्यूज है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे इस न्यूज को हम इसलिए कवर कर रहे हैं कि हमारे बहुत से रिटेलर साथी सहारा में बेसहारा के रूप में पड़े हुए हैं।
या यूं कहें कि सहारा ने सभी को बेसहारा कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक आदेश दिया है सेबी को कि जो 25,000 करोड़ रुपए 2012 में जो फैसला हुआ था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपए सहारा से लेने का आदेश दिया था सेबी को। और सेबी ने कहा था हमें 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो पैसे में अभी तक केवल 15,000 करोड़ रुपए ही सेबी को प्राप्त हुए हैं। बाकी जो 10,000 करोड़ रुपए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वो अभी तक क्यों प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसमें कुछ फैसला है जो कल भी आना है। अब देखते हैं वो क्या फैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि आप 10,000 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बेच के और सेबी को जमा करें। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। इसमें जो ये पूरा केस है ये 2008 से 2011 के बीच में जो भी इन्वेस्ट किया गया है ये केवल उसका आदेश है। 2011 के बाद जो भी इन्वेस्ट रिटेलर के द्वारा किया गया है या जिसके द्वारा भी किया गया है उसकी अभी कोई जांच नहीं है। वो जांच अभी भी लंबित है। और कई प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि ये जो पूरा मामला है ये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है। लेकिन इसकी जांच 2012 से लगातार हो रही है और वो जांच का अभी तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि सहारा ने लगभग सभी को बेसहारा कर दिया। अब देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। सारी गतिविधियों को लेके हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए आपसे टाटा बाय बाय, टेक केयर।